मॉर्निंग टू यू ऑल। दिस इज रवि इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम अर्थ अकेडमी। और आज का वीडियो उन सभी बच्चों को डेडिकेटेड है जो बच्चे अपनी क्लास 10th और 12th के किसी सब्जेक्ट के मार्क्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं है और उनको लगता है कि यार अब तो रीचेकिंग ले जाना पड़ेगा, यानी कि जितनी मैंने मेहनत करी थी उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स नहीं आए हैं और उनको कुछ डाउट्स हैं कि नंबर कटेंगे नहीं कटेंगे या किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है। तो ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं के लिए है और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं 10 से 15 मिनट के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा और आई होप आपके सारे जवाब मिल भी जाएंगे। चलिए, सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले अपनी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलना है। यहाँ से आप वेबसाइट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे और देन ये आपका ये वाला विंडो खुलने वाला है। इस विंडो में इधर आप देखेंगे बेसिकली जो नए नए नोटिफिकेशन हुए हैं, बेसिकली जो नई नई अनाउंसमेंट हुई है सीबीएसई की तरफ से, वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको बेसिकली जो चेक करना है, यू नीड टू चेक व्हाट, you need to check schedule for verification of marks, obtaining photocopy of evaluated answer book और रीवैल्यूएशन के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। अब देखिए, अगर आप क्लास 10th वाले हैं तो आप क्लास 10th वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा और अगर क्लास 12th है तो क्लास 12th पे। मैंने क्लास 10th वाले का नोटिस खोल रखा है, 12th वालों का एक्चुअली ऑलरेडी चल रहा है, दैट इज 17 टू 21 तक की डेट्स उनका ऑलरेडी चल रहा है, वो आप चेक कर लीजिएगा 12th वालों का। मैंने अभी 10th वालों का ये नोटिस खोला है और इस तरीके से जैसे आप 10th वाले नोटिस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली ये पूरा आपके पास एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहली बात है आपने करना क्या है, तो मैं एक्चुअली ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे, इस चीज को हम बाद में देखेंगे। पहले हम ना सबसे पहले लास्ट पेज पे चलते हैं जहां पे बेसिकली शेड्यूलिंग बताई गई कि कब कब कौन कौन सी चीज की प्रोसेसिंग होने वाली है। एग्जैक्टली जो आपका रीचेकिंग कह लीजिए आप या फिर कह लीजिए आपका जो ये प्रोसेस होता है नॉर्मली, जिसमें आप सीबीएसई के थ्रू फिर से अपने आप को अपनी शीट्स को चेक कराना चाह रहे हैं, ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, दूसरा स्टेप होता है ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक और तीसरा होता है रीवैल्यूएशन। एक्चुअली मैंने इसको ये नहीं बोला कि 3 चीजें होती है, मैंने बोला 3 स्टेप्स होते हैं। मतलब कहने का कि आपने पहला स्टेप पहले करना पड़ेगा। अगर आप पहले स्टेप से सेटिस्फाइड नहीं होते तो फिर आप दूसरे स्टेप्स के लिए जा सकते हो। इफ इन केस आपको दूसरे स्टेप्स में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आप तीसरे स्टेप के लिए जा सकते हो, लेकिन पहले स्टेप लिए बिना आप दूसरा स्टेप नहीं ले सकते हो और दूसरा स्टेप किए बिना आप तीसरे स्टेप पे नहीं जा सकते हो। ये आप अपने माइंड के अंदर क्लियर रखना। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा स्टेप कर सकते हो बिना पहले स्टेप को करे हुए। चलिए ठीक है, पहला स्टेप लिखा पड़ा दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यानी कि सपोज आपने पेपर दिया है और आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे इतने मार्क्स तो आएंगे, बट उससे 10 नंबर 5 नंबर जितने भी आपके कम आ रहे हैं वो एक अलग इशू है। और आप अब चाहते क्या है, आप चाहते हैं कि भैया अब आप अप्लाई करें ताकि सीबीएसई की तरफ से ये पता चल पाए आपको कि एग्जैक्टली वो चीज गलती हुई कहाँ पे है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई, यानी कि पहला स्टेप आप करने वाले हैं। और पहले स्टेप में बेटा आपको लगेंगे 500 रुपए, यानी कि यू नीड टू पे 500 रुपीज फॉर दैट प्रोसेसिंग। और इसकी जो विंडो है 10th क्लास की, दैट इज गोइंग टू बी ओपन फ्रॉम 20th जुलाई 2020 टू द 24th जुलाई ऑफ 2020, दैट इज फ्राइडे अप टू 5 PM। ओके, तो याद रखना इसी टाइम के बीच में ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। अभी आपकी डेट चालू हुई नहीं है, मैंने 18 को वीडियो बनाया, बेसिकली 20 से चालू होने वाली है। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई, यानी कि 500 रुपए लगेंगे और वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि सीबीएसई इसमें करती क्या है। एक्चुअली जो आपने अपनी आंसर बुक लिखी थी उसमें जो फ्रंट पेज होता है वहां पे बेसिकली आपके क्वेश्चन मेंशन होते हैं सारे, और उसमें कितने मार्क्स आपको जिस टीचर ने चेक किया है अलॉट किए हैं वो वहां पे लिखे होते हैं। इफ इन केस आपने किसी आंसर को नहीं लिखा है तो वो उसको क्रॉस कर देता है, यानी कि अगर कोई ऐसा आंसर है जो आपने अटेंड ही नहीं किया है तो उस क्वेश्चन नंबर के आगे उन्होंने क्रॉस कर रखा होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली वहां पे होती है रीटोटलिंग। सुन लेना ढंग से, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स इज नॉट अ रीचेकिंग ऑफ योर आंसर शीट, इट इज जस्ट अ रीटोटलिंग। यहाँ पे मार्क्स का दोबारा से टोटल किया जाता है, यानी कि अगर आपकी टोटलिंग में गलती होगी तो वो सुधारी जाएगी। सच्चाई ये है, आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ, सीबीएसई जैसा बोर्ड टोटलिंग में गलती करे ये पॉसिबिलिटीज तो कहीं ना कहीं 99% तक नहीं है कि कोई टोटलिंग मिस्टेक वहां से हुई हो। दूसरी चीज क्या चेक करते हैं वो लोग इसके अंदर, दूसरी चीज वो लोग चेक करते हैं कि जिन क्वेश्चनों के आगे क्रॉस किया गया है, यानी कि जिन क्वेश्चनों को आपने अटेंड नहीं किया है, ये प्रिटेंड हुआ है उस टीचर को क्योंकि उसने उन क्वेश्चनों को चेक ही नहीं किया, मतलब आपने अटेंड ही नहीं किया है, जिसके आगे क्रॉस लगा पड़ा है, कोई मार्क्स अलॉट नहीं, यानी कि 0 भी नहीं लिखा हुआ है। उन क्वेश्चनों को वो शीट में देखते हैं कि सच में ये अनअटेंडेड है या फिर ये कहीं ना कहीं मिस हो गया चेकिंग में। यानी कि पहला काम तो हुआ चेकिंग का, बेसिकली उन्होंने टोटलिंग करी आपकी, और दूसरा जिन जिन क्वेश्चनों के आगे क्रॉस लगा पड़ा था, यानी कि जिसको आपने अटेंड नहीं किया हुआ है, वो देखा जाता है कि सच में आपने अटेंड नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपने अटेंड किया बट वो अनचेक रह गया हो।
तो वो चीज देखी जाती है। और अगर ऐसा होता है कि आपका अनचेक रह गया है तो फिर वो चेक हो जाने वाला है, यानी कि वो नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पहली चीज हो गई कि टोटलिंग हो रही है, और दूसरा अगर कुछ अनचेक रह गया तो उसके नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों को कई सवाल रहता है कि आप मेरी वेरिफिकेशन कराने में नंबर कट भी सकते हैं। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन कोई लेता, मेरी सोच अगर कोई जानना चाहता है, तो भैया मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, क्योंकि टोटलिंग सीबीएसई की तरफ से गलत होने का कोई चांस होते नहीं है। और अगर मैं बात करूं अनचेक आंसर की, तो अनचेक में होगा क्या, जीरो मिल जाएगा अगर गलत लिखा होगा, और अगर कुछ सही लिखा होगा तो एक दो नंबर मिल जाएंगे। कहने का मतलब उसमें बढ़ने के ही चांस है, घटने के चांस तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में नहीं है। मतलब एक तरीके से आप ले सकते हो मोटे मोटे तौर पे, बिल्कुल नहीं घट सकता जी, कोई चांस ही नहीं है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में आपके नंबर काट लिए जाए। लेकिन मैं इसकी 100% श्योरिटी भी आपको नहीं देता हूं, मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया। और ऐसे में कटने का तो मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी बेवकूफी का सेंस है, यानी कि टोटलिंग ही गलत की गई थी, और टोटलिंग अगर गलत की गई थी तो इससे बड़ा फॉल्ट मैं नहीं समझता फिर कुछ हो सकता है। तो बेसिकली टोटलिंग का मिस्टेक आपको मिलने वाला नहीं है, ये तो श्योरिटी होती है। और अगर कुछ अनचेक है तो आप, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो दे नहीं रहे हो जहां पे नेगेटिव मार्किंग है कि आपने गलत किया तो नंबर कटने वाले हैं, गलत किया तो जीरो अलॉट हो जाएगा उस पर, और अगर सही है तो एक दो नंबर जो भी मिल रहा है वो मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में। अब होगा क्या, सपोज कीजिए आपकी टोटलिंग भी ठीक थी और कोई आंसर आपका अनचेक भी नहीं था। अब भैया अब आपने तो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था, तो वहां से आपको मैसेज क्या आने वाला है कि भैया आपके नंबर तो नहीं बढ़े। अब आपके नंबर अगर नहीं बढ़े, लेकिन आपने तो होप लगा रखी है कि यार मैंने तो पेपर अच्छा किया था, मेरी तो डिजर्विंग इतनी है नहीं, ये तो कम नंबर आए हैं मेरे डिजर्व से, तो जितना मैं डिजर्व करता था उससे अगर मेरे नंबर कम आए, यानी कि वेरिफिकेशन लेवल पे मिस्टेक नहीं है। कहने का मतलब कुछ अनचेक नहीं छूटा है, कुछ अनटोटल नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, अब आपके माइंड में आएगा कि जो नंबर आपने एक्सपेक्ट किए थे, यानी कि आप समझते थे कि इसमें 5 में से 5 मिलेंगे, बट शायद उसमें टीचर ने उसमें 5 में से 3 या 2 या 4 जो भी मार्क्स दिए होंगे, अब ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, आप दूसरे स्टेप की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, दैट इज ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक। यानी कि जो आपने आंसर शीट लिखी थी ना, अब आप वही मंगा लेंगे सीबीएसई से, एक स्कैन कॉपी आपको मेल कर दी जाएगी। एक्जैक्टली हार्ड कॉपी नहीं आने वाला, एक मेल कॉपी आने वाला है, और एक्जैक्टली कह सकते हो उसी का फोटो कॉपी कह लो एक तरीके से, वो चीज आपके पास आने वाली है। यानी कि जो जो चीज आपने लिखी थी अब वो फिर से आपके सामने अवेलेबल करा दिया जाएगा सीबीएसई की तरफ से। और इसकी देख लीजिए अप्लाई करने की डेट की तरफ से 4 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में, यानी कि सिर्फ एक दिन का या 2 दिन का कह सकते हो, एक्जैक्टली 4 से 5 तो 2 दिन का हो आप इसे, 2 दिन का विंडो है, इस 2 दिन के अंदर ही आपने अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके भी पैसे सिर्फ 500 रुपए लगने हैं। ठीक है, देख लो बगल में लिखा पड़ा है पर आंसर बुक के लिए, अगर एक आंसर बुक मंगा रहे हो तो 500 रुपए। ऐसे ही ऊपर वाले में भी था वेरिफिकेशन के, अगर एक सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन करा रहे हो तो 500 रुपए, 2 का करा रहे हो तो 1000 रुपए, 3 का करा रहे हो 1500 रुपए, जितने में आपको लगता है उतनों का वेरिफिकेशन आप करा सकते हो। और उसके बाद जब आप उस, और जितने का आपने वेरिफिकेशन कराया है ना, उसी की फोटोकॉपी भी मंगा सकते हो, ये बात भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि वेरिफिकेशन मैथ का कराया था, फोटोकॉपी साइंस की मांगने बैठ गए हो, ये चीज नहीं होने वाली। फोटोकॉपी फिर मैथ्स की ही मिल सकती है, साइंस की नहीं मिलेगी। अगर साइंस का भी चाहिए तो दोनों यहाँ पे अप्लाई करो, मैथ भी अप्लाई करो, साइंस भी अप्लाई करो, और फिर इसको डिमांड करोगे कि इसमें जितना चीज आप वेरिफिकेशन में अप्लाई करे हो उतना ही आपको फोटोकॉपी मिलेगा। और एक ही एप्लीकेशन में सारे सब्जेक्ट डालने, जितने भी सब्जेक्ट है सिर्फ एक एप्लीकेशन में, यानी कि आपका लॉगिन आईडी एक ही बनेगा। ये नहीं कि दो, एक सब्जेक्ट अलग एक सब्जेक्ट अलग, तो जितने भी सब्जेक्ट आपने डालने हैं एक बार में डालना है, और वेरिफिकेशन जिस सब्जेक्ट का होगा उसी का आपको फोटोकॉपी मिल पाएगा। यानी कि जब आप वेरिफिकेशन वाले स्टेप से सेटिस्फाइड नहीं हुए, या आप जो चीज सोचते थे वो चीज आपको नहीं मिली, तब आप अपने सेकंड स्टेप दैट इज ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ रिलेटेड आंसर बुक पे चले जाओगे। इसमें मैंने बता दिया 4 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में विंडो ओपन होने वाला है, 500 रुपए इस चीज के भी लगेंगे। अब इस चीज के 500 रुपए लगेंगे, और होने वाला क्या है, बेसिकली आपके पास एक स्कैन कॉपी आ जाएगी, प्लस में आपको मार्किंग स्कीम भी मिलेगी। मार्किंग स्कीम यानी कि एग्जैक्टली वो चेकिंग का प्रोसीजर जो सीबीएसई ने फॉलो किया था आपकी सीट को चेक करने के लिए कि कहाँ पे कितने मार्क्स हैं। और आप ये बात ध्यान रखिएगा, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही मार्क्स अलॉट होंगे, यानी कि जो आंसर मार्किंग स्कीम में आंसर शीट में लिखे पड़े हैं बेसिकली उसी को सही माना जाएगा, ना कि आपने जो सही लिखा है या ओवरऑल सच में जो सही है। इस तरीके से समझ सकते हो आप। तो अब बेसिकली आपके पास फोटोकॉपी आ गई, आपके पास आपकी मार्किंग स्कीम आ गई, और अब आप आराम से बैठ के तसल्ली पूर्वक उसको चेक करिए कि कहाँ पे आपको क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन नंबर में आपको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे बट कम मिले हैं। क्योंकि ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि टोटलिंग की कोई मिस्टेक नहीं रही है और कोई आंसर अनचेक नहीं रहा है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं कर लिया गया है। तो अब जो बात बची हुई थी, मैंने आपको पहले बताया कि अब सिर्फ और सिर्फ इतना रहता है कि हो सकता है कि जो आपने आंसर लिखा है उसमें आप डिजर्व ज्यादा करते हैं, बट क्योंकि उतने मार्क्स अलॉट उस टीचर की तरफ से नहीं करे गए, इसलिए आपने जितने सोचे थे उतने आपके मार्क्स आए नहीं है।
तो अब आप इसको क्या करेंगे, तो अब आप अपनी आंसर शीट को लेके आराम से बैठ के चेक करिए कि कहाँ कहाँ उसने आपको कम नंबर अलॉट किए हैं। तो जहां जहां आपको कम नंबर अलॉट किए गए हैं वहां पे आपने ये भी देखना मार्किंग स्कीम की वजह से कि एग्जैक्टली मैंने ये लिखा है और उसमें ये है कि भैया इसका नंबर मिलना है और मुझे नंबर नहीं मिला हुआ है। जेन्युइन रीजन दूं तो इस काम को करने के लिए आप किसी ना किसी टीचर की हेल्प जरूर लें। अपने लेवल पे ये काम मत करें, क्योंकि आप क्या सोचते हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं तो आप एक टीचर की तरह ना सोचें। बेहतर होगा ये उस टीचर के पास चले जाइए जो कि सीबीएसई का पेपर चेक करता है और आपके स्कूल्स में पढ़ा रहा है, एक्सपीरियंस है उसको। तो अगर उस टीचर के पास आप ले जाएंगे तो वो आपको बहुत परफेक्टली गाइड करेंगे कि एग्जैक्टली आप यहाँ पे नंबर डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। और अगर आप इसके बाद आप फाइंडिंग्स करते हो ऐसे कुछ क्वेश्चनों की जिसमें आपको लगता है कि आप तो नंबर डिजर्व करते हो बट सीबीएसई ने वो नंबर आपको नहीं दिए, अब अगर ये चीज फाइनल हो गई, सपोज हो सकता है कि आपका सलाह कि नहीं यार मैंने तो फोटोकॉपी देखा सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो भाई ठीक है, फिर अब आपके नंबर नहीं बढ़ रहे, आप यहीं तक खत्म कर लीजिए। लेकिन आपको लगता है नहीं, आपने फाइंडिंग्स कर ली अपनी, कुछ क्वेश्चंस आपने फाइंड किए जिसमें आपको लगता है कि भाई मैं डिजर्व ज्यादा करता था और यहाँ पे मुझे मार्क्स कम मिले हुए हैं, उस केस के लिए आप क्या कर सकते हो, उस केस के लिए फिर आप मूव करोगे, दैट इज द थर्ड स्टेप, दैट इज री-इवैल्यूएशन। और व्हाट इज दैट री-इवैल्यूएशन, अब होने वाले हैं उन क्वेश्चनों की चेकिंग जिसमें आपने फाइंडिंग्स करी है कि आपको नंबर मिले हैं कम, जिसमें आपको नंबर कम मिले हैं और आपने इसको फाइंडिंग किया है। बेसिकली उन क्वेश्चनों को आप क्लेम करने वाले हैं, यानी कि सीबीएसई को बोलने वाले हैं देखो भैया ये क्वेश्चन यहाँ पे ये काम हुआ है और इसके नंबर मिलने हैं और आपने नहीं दिए। कहने का मतलब अब आप सीबीएसई को बताओगे इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस स्टेप के ये मार्क्स डिजर्विंग करता हूं मैं और यहाँ पे ये मार्क्स मुझे नहीं अलॉट किए गए हैं, और पर क्वेश्चन को आपको पे करने पड़ेंगे 100 रुपीज। देखिए आप लिखा ना 100 रुपीज पर क्वेश्चन, यानी कि अगर आपने पेपर में 5 क्वेश्चन की फाइंडिंग करी जिसमें आपको लगता है कि यू डिजर्व मोर नंबर एज कम्पेयर टू जितना आपको वहां पे मिला हुआ है, तो उन 5 क्वेश्चन के आपने पे करने पड़ जाएंगे 500। अगर इससे ज्यादा फाइंडिंग्स है तो इससे ज्यादा, और इससे कम फाइंडिंग्स है तो डेफिनेटली इससे कम, यानी कि 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। याद रहे पेमेंट सारी ऑनलाइन होने वाली है, सब कुछ सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज cbsc.nic.in पे ही होने वाला है और कहीं कोई काम नहीं होने वाला। तो रिवैल्यूएशन में जब आप क्लेम करेंगे कि भैया ये आंसर मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे मैं मार्क्स डिजर्व करता हूँ, आपने मार्क्स नहीं दिए, आपने मार्क्स देने पड़ेंगे, तो सीबीएसई अगर वहां पे ये चीज सही पाएगी, आपको सही पाएगी कि हाँ भाई यहाँ तो मार्क्स वो डिजर्व करता है, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। याद रहे ये मेरा सजेशन है, प्लीज 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 इस काम को खुद मत करना, खुद एक्सपर्ट मत बन जाना। आप अपने गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स, स्पेशली वो टीचर्स जो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा सीबीएसई की चेकिंग में भी इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि एग्जैक्टली वो इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप उनके पास जाइए, उनकी हेल्प लीजिए, और वो अगर कहते हैं कि हाँ बेटा आपने यहाँ पे क्लेम कर देना चाहिए, इन क्वेश्चनों में तो आपको नंबर मिलेंगे, आप डिजर्व करते हो, तो डेफिनेटली वो टेंशन की बात भी आप क्लेम कर सकते हो। याद रखना ये प्रोसेस थोड़ा ऐसा जहां नंबर कटने के चांस होते हैं। क्यों कटते हैं इसका भी मैं तुम्हें जेन्युइन तरीका बता देता हूँ। सपोज कीजिए, रियलिटीज बता रहा हूँ, इस बार हुआ था कोरोना वायरस का इफेक्ट, सबको पता है लीनियंट चेकिंग हुई थी, शायद कहीं नंबर डिजर्व भी नहीं कर रहे होंगे बच्चे, वहां भी नंबर दे दिए गए होंगे, और अगर आपने अपने लेवल पे सोच के क्लेम कर दिया और हो सकता है वो ऑलरेडी गलत लिखा है, तो मिलना तो दूर है, कट जाएगा। लेकिन अगर रियलिटीज में बात करूं मैं, तो यहां भी नहीं कटते नंबर। क्यों नहीं कटते सोचो थोड़ा, आप खुद सोच सकते हो। सपोज कीजिए आपको 5 में से 3 मिले और आप सोच रहे हो 5 मिलने चाहिए, 3 जो मिले हैं बेसिकली कहीं ना कहीं उस चीज के ही मिले पड़े हैं जो आपने सही किया हुआ है। तो अब क्या होने वाला है, या तो आपका क्लेम गलत हो जाएगा कि भैया नहीं आपने क्लेम गलत किया, आप जो कह रहे हो कि 5 में से 5 मिलने चाहिए वो नहीं होने वाला, तो 5 में से 3 नहीं कम कर देंगे, वो 5 में से 3 तो मिले ही हुए हैं। लेकिन अगर आपका क्लेम सही हो गया तो जो 2 नंबर है वो आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आई? तो जेन्युइनिटी तो यही है कि रीवैल्यूएशन में मार्क्स कटने का कोई चांस बनते नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आपने अगर कुछ कहा है तो मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन देखा जाए तो सिनेरियो किस्मत खराब होगी, हो सकता है आप तो सोच रहे हो कि आपकी टोटलिंग कम हुई है, हो सकता है उन्होंने टोटलिंग गलती करी हो, ज्यादा कर दी हो, और दोबारा वेरिफिकेशन करेंगे नंबर कम हो जाए। तो यानी कि कटने को तो ऐसे तो ऊपर भी कट सकता है, लेकिन अगर एक जेन्युइन प्रोसेस देखा जाए तो मार्क्स कटने का कोई भी प्रोसेस मुझे तो नहीं समझ में आता कि कहीं भी मार्क्स कटने वाले हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन में भी आप ये मान के चलिए कि उनकी टोटलिंग की गलती तो नहीं होने वाली, इसलिए नहीं होने वाली। एक बहुत बढ़िया रीजन देता हूँ, आप
40, 50, 60 जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेशन चल रही है वो है, और ऑलरेडी 10-15 नंबर कम आए हुए हैं उससे, तो यार क्या काउंटिंग में गलती हुई होगी? ऑलरेडी मैं तो 40 डिजर्व करने की सोच रहा हूँ, मेरे को 40 तक मिलने चाहिए, उन्होंने 30 करे हुए हैं, तो कहाँ वो मेरे को लग रहा है कि कम होने वाला? वो नहीं होने वाला कम, एग्जैक्टली यहीं पे है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि आपकी किस्मत खराब हो, आप अपने अलग ही लेवल पे खोए हुए हो, अलग ही लेवल सोच रहे हो, बट रियलिटीज आपकी सोच से बहुत परे है। यानी कि हो सकता है कि आपको टोटलिंग थोड़ी ज्यादा मिल चुकी हो, वेरिफिकेशन में कट जाए, बट सच्चाई यही है, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि 1% ऐसा भी हो सकता है। आप हर चीज को लेके चलें। तो अब जो मेन चीज आती है, मैंने आपको ये समझा दिया, हर विंडो की डेट आपको पता है, इस डेट पे आप वहां पे जाके अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको मेन चीज में क्या क्या चीजें मेंशन करी गई है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप आराम से इसको डाउनलोड करके पढ़िएगा, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। पहली चीज आपकी इसमें मेंशन की गई है कि ऑनलाइन प्रोसेस से ही सब कुछ होने वाला है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारे काम होने वाले हैं, और बेसिकली सारे के सारे प्रोसेसिंग जो है वो शेड्यूल डेट के बीच में ही होंगी। शेड्यूल डेट्स के बाद अगर आप सोचते हैं कि लेट फीस वगैरह टाइप का कुछ होने वाला है, वो नहीं होने वाला है। सारा जो डेट्स आपको स्पेसिफाइड किए गए हैं उसी के बीच में आपने सारी सारी प्रोसेसिंग करनी है, और कुछ भी ऑफलाइन मोड से एक्सेप्टेड नहीं है, यानी कि कोई भी काम ऑफलाइन तरीके से नहीं होने वाला, सबका सब ऑनलाइन तरीके से होने वाला है। ये दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो बेसिकली जो भी आपके प्रोसेसिंग चार्ज है वो डिपॉजिट कर सकते हैं आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। आप ऑफलाइन का कोई भी सिस्टम यूज नहीं कर सकते पेमेंट करने के लिए, जैसे कि पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, ये सब चीजें, चेक वगैरह जो होती है, इन चीजों का यूज आप नहीं कर सकते। ऑफलाइन पेमेंट भी नहीं होगी, यानी कि फॉर्म वगैरह भी सारा ऑनलाइन बनना है, और पेमेंट्स का भी प्रोसेस आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में ही है। तो याद रखिए, जब आप इस काम को करें तो आप अपने ये चेक डीडी का कॉन्सेप्ट को भूल जाएं, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के साथ अवेलेबल रहे, ताकि आप पेमेंट ऑनलाइन वहां पे कर सकें। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपने इनकम्प्लीट या ऑफलाइन एप्लीकेशन भरी है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ये बात आप अच्छे से समझ लें। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, और ऑफलाइन कोई भी तरीके की एप्लीकेशन आपने नहीं भरनी है। आगे बात करते हैं, फोर्थ है कि आप एक ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मैथ की एक अलग वेरिफिकेशन एप्लीकेशन जा रही है, साइंस की एक अलग वेरिफिकेशन एप्लीकेशन जा रही है, जी नहीं, ये नहीं पॉसिबल है। आप एक ही एप्लीकेशन डालेंगे, उसमें मैथ साइंस जितने में आपको दिक्कत है, पर सब्जेक्ट 500 रुपये आपने पे करना पड़ेगा। जितने सब्जेक्ट आपको प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, आपको लगता है कि नंबर ज्यादा आने हैं, कम आए हुए हैं, वो सारे आपने एक ही एप्लीकेशन में डालने हैं। कहने का मतलब आपको एक ही लॉगिन आईडी मिलने वाली है, दो लॉगिन आईडी आपकी नहीं बनेगी। तो इस बात को ध्यान रखें। अगर आपने वेरिफिकेशन के टाइम मैथ डाल दिया और बाद में आपको याद है कि एसएसटी में भी ऐसी दिक्कत है, तो अब वो काम नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखें। तो अच्छे से जांच लें किन किन सब्जेक्ट को आपको डालना है, और एक बार में ही सारे के सारे आपने प्रोसेस करने पड़ेंगे। उसके बाद है, बेसिकली बोर्ड किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर आपको परेशानी, जो भी दिक्कतें आपको इस प्रोसेस में कम आती हैं। और दूसरी बात, कहने का मतलब अगर आपका जो डिले हो जाता है, कोई लेट होगा, जैसे कि एडमिशन वगैरह, क्योंकि प्रोसेस देख रहे हैं आप अगस्त तक जा रहा है, तो अगर आपको एडमिशन में कहीं दिक्कत आती है, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड नहीं लेने वाला, वो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होने वाले हैं। इस बात को भी अपने दिमाग में रखें आप। अगर आपका एक नंबर भी कम होता है तो वो अफेक्टेड होगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि एक नंबर कम हुआ तो चलो छोड़ो, क्या एक नंबर कम करना, जी नहीं, आपको अपनी मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी, और अब एक नंबर कम वाली मार्कशीट आपको मिलेगी, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद कहता है कि चेंज इन मार्क्स, यानी कि कम या ज्यादा आपके मार्क्स होते हैं तो बेसिकली आपने अपनी पुरानी मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी, और नई मार्कशीट आपको अलॉट होगी। जो भी चेंजेस हुए हैं, नंबर कम हुए हैं तो कम वाली, नंबर ज्यादा हुए हैं तो ज्यादा वाली मार्कशीट आपको मिल जाएगी, और वो फाइनल रिजल्ट फिर आपका होगा। ये बात आप ध्यान रखें। अगर आपने अप्लाई किया, सपोज आप ऐसे बच्चे थे जिसने 35-33 नंबर लाए थे और उसने अप्लाई कर दिया, और हो सकता है मार्क्स आपके कट गए, यानी कि कहने का मतलब अब आपकी कंपार्टमेंट आ गई, तो भैया अब आपको कंपार्टमेंट का पेपर भी देना पड़ेगा। अब आपको पास नहीं माना जाएगा, अब आपका फाइनल रिजल्ट हो गया कंपार्टमेंट, और आप वेरिफिकेशन के बाद अपना कंपार्टमेंट का पेपर देने वाले हैं, और कंपार्टमेंट फिर आप पास करिए, ठीक है ना। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन फिर आपने अपीयर करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। लास्ट पॉइंट है, दैट इज प्रोसेसिंग चार्ज आर नॉट रिफंडेबल। बिल्कुल पैसा वापस नहीं होगा, आप चाहे सही है चाहे आप गलत है। आपने क्लेम किया, आपके नंबर बढ़ गए, तो इसका मतलब ये नहीं सीबीएसई गलत है तो सीबीएसई आपको पैसा दे देगा, बिल्कुल नहीं। सीबीएसई कोई पैसा नहीं देने वाला। सीबीएसई जितना पैसा आप पे कर रहे हैं वो सारा रख लेगा, कोई रिफंड आपको नहीं मिलने वाला, चाहे आप सही होने वाले हैं चाहे गलत। तो ये मेन पॉइंट्स थे इस नोटिस के, जो मैंने आपको पढ़ के समझा दिए। बताता हूँ कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो बच्चों का आता है कि भैया अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितने नंबर के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने देखा कई लोगों का ये कहना होता है कि 2-4 नंबर बढ़ रहे हैं तो मत करो, इससे ज्यादा है तो करो। क्यों नहीं करो भाई, 2-4 नंबर पे डेफिनेटली करो यार, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ 2-4 नंबर का फर्क कहाँ पड़ता है। जेई मेंस के लिए 75% की रिक्वायरमेंट होती है, आ गया ना 74.98, क्या करोगे अब? 75 चाहिए, 74.8 आ रहा है, क्या करोगे? 75 चाहिए, नहीं आया 75, एलिजिबल ही नहीं हो,
घर बैठो। ऐसे बच्चों को बिना सोचे समझे अप्लाई कर देना चाहिए। सुन लो, जितने भी जेई एस्पिरेंट्स हो, जितना जेई करना चाहते हो, 75 से 1% से रह गए हो, बेधड़क करो। 73 भी आ गया, कुछ नहीं उखड़ना, रह तो गए ही हो, 73 लेके बैठ जाना ना भाई, 75 तो नहीं बन रहा ना। कर लो, बिना सोचे समझे करो। कौन नहीं करेगा? 76 वाले करके बैठ गए, कट गया, पता चला 75 से नीचे पहुंच गए। क्यों करोगे? 76 वाले मत करो, ठीक है। तो ये रियलिटीज बता रहा हूँ, किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए। नंबर्स मैटर्स नहीं करते, वो मेरी कंडीशन मैटर करती है कि मुझे 2 नंबर से क्या फर्क होने वाला है, मेरी सिचुएशन कहाँ पे गिरने वाली है, 2 नंबर से मेरे को क्या मिलने वाला है। तो वहां मैं सोचूंगा ना, अगर 2 नंबर से मुझे बढ़ रहा है, मेरा 75 हो जाएगा और मैं एलिजिबल हो जाऊंगा उस चीज के लिए, तो मैं क्यों नहीं करूंगा भाई, मैं 2 नंबर के लिए भी करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेटली आपने करना ही करना है अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे पड़े हो, और आपने नहीं करना अगर आप 76 वाली सिचुएशन में हो। पता चला गए तो कुछ अच्छा करने थे और यहाँ पे और काम खत्म हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में नहीं करना है। और किनको 10th वालों की बात करूं, 10th वालों का 11th में एडमिशन की एक लिस्ट आती है, ठीक है, हर स्कूल की आती है। सर्वोदय एमसीडी वालों के मिनिमम क्राइटेरिया आता है। सपोज आप कोई स्ट्रीम लेने की सोच के बैठे हुए हो और उस स्ट्रीम की मिनिमम बाउंड्री पे आप भटक रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप साइंस लेना चाहते हो और साइंस का जो मिनिमम मार्क्स रखा गया है, आप उससे थोड़े से कम रह गए हो, आप कर दो ना, आप थोड़े से कर दो, हो सकता है बढ़ जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। और किसको नहीं करना है? ऐसा मत करना भाई जो कंपार्टमेंट के पास भटक रहे हो, बाउंड्री पे हो, 33 34 में 35 नंबर लेके ऑलरेडी पास हुए हो और जोश आ जाए कि नहीं भाई चलो करते हैं, ऐसे बच्चों को भी नहीं करना है। सारी चीजें बताना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूँ, और ये कोई नहीं बोलने वाला, रियलिटीज कोई नहीं बताता, सारे के सारे साइंस बताने की कोशिश करते हैं, मैं रियलिटीज बता दे रहा हूँ। कंपार्टमेंट के पास ऑलरेडी तुम 33 34 35 लेके पास हुए हो, अब तुम्हें पता नहीं कौन सा ऐसा भूत चढ़ गया तो तुम्हें लग रहा है नहीं यार अपने तो आने हैं, तो भाई पता चला कम हो गए ना, फेल हो जाना है, नहीं करना। कोई कंपार्टमेंट आ गया है 2 नंबर 1 नंबर से, बेधड़क कर दे, क्या होगा, फेल तो ऑलरेडी हो सकता है 1 2 नंबर बढ़ के पास हो जाऊंगा। ये सारी सिचुएशन बताई मैंने, किनको करना है किनको नहीं करना है। सपोज जो बच्चे मिनिमम मार्क्स के पास भटक ही रहे हैं एडमिशन लेने वाले पे, अब ऑलरेडी उसके पास ज्यादा नंबर है, उनके पास उससे ज्यादा है, क्यों करोगे भाई? पता चला कर दिए, कम हो गए, अभी तो चांसेस एडमिशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पता चला कम हो गए, काम खत्म। क्लियर है? ये चीजें बहुत अच्छे से सुन लो, रिपीट करके देख लेना, जल्दी बता दी मैंने बातें क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है इसके ऊपर ही। कौन करेगा कौन नहीं करेगा, सिचुएशन बताएगी भाई, नंबर नहीं बताते कि 2 नंबर बढ़ने के लिए लग रहे हैं तो कर दो, जी नहीं। 2 नंबर से अगर मेरा वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रिएट हो सकता है, बिल्कुल करूंगा, नहीं क्रिएट हो सकता नहीं करूंगा, खत्म हो सकता हूँ, 76 ला के बैठा हुआ हूँ, पीछे आ सकता हूँ तो नहीं करूंगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई क्वेरी कोई डाउट कुछ भी है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बता दूंगा। इस तरीके से ध्यान रखना, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है, कोई डीडीपीडी कुछ नहीं है, कोई अदर वेबसाइट पे काम नहीं होने वाला, इतना ध्यान रखना। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ही चूज करना, पता चला इधर उधर के लिंक पे भटक रहे हो। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट, नोटिफिकेशन, वहां पे जो काम करना है वहां नोटिफिकेशन में देखो, नोटिफिकेशन में क्लिक करो और अपने नोटिस को देखो, वहां पे क्या क्या चीजें मेंशन है उन सब पे काम करो, ठीक है। गुड लक, मौज मस्ती के साथ करो, कोई टेंशन की बात नहीं, रिजल्ट जो भी आया है फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, आपकी स्किल्स आपकी मेहनत आपको लाइफ में आगे लेके जाती है, रिजल्ट्स कहीं नहीं ले जाते। रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है मैं बता देता हूँ, उस साल की उस सब्जेक्ट में आपको मिले टीचर, आपकी मेहनत और आपको मिली गाइडेंस का रिजल्ट है वो। आप अकेले जिम्मेदार उस चीज के नहीं हो, ये बात ध्यान रखना। जितने भी मार्क्स आपके आए हैं, आपका ट्यूशन टीचर, आपका स्कूल टीचर और आप खुद, ये सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आपको हो सकता है ट्यूटर ने आपको एक सही गाइडेंस नहीं दी जिसकी वजह से रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। तो अपने ऊपर फॉल्ट नहीं लेते, ये सारी चीजें मिलके होती हैं और इनसे कुछ नहीं होता लाइफ के अंदर, ये भी ध्यान रखना। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है, रखा गया हुआ है, आपने टेंशन नहीं लेनी। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में बहुत चीजें हैं यार। हर बंदे ने रिजल्ट्स नहीं अच्छे किए, मैं एक ही एग्जांपल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा दूंगा। आप अपने लाइफ में चेक कीजिए, जो आपके आइडल्स हैं, क्या उन्होंने कभी फेलियर नहीं देखा होगा अपनी लाइफ में? डेफिनेटली देखा होगा, सबके पास फेलियर आता है, लेकिन आज वो आइडल क्यों बन पाए? क्योंकि उन्होंने उस फेलियर पे नहीं सोचा, उन्होंने फिर से सोचा कि अब मैं कैसे एक्सपर्ट बन सकता हूँ। इन चीजों पे ध्यान दें आप लोग। एक्सपर्टीज कैसे गेन की जा सकती है? फेल मैं भी बहुत बार हुआ हूँ, इवन कॉलेजेस में फेल हो गया हूँ, मैथ्स में ही फेल हो गया था। चीजें होती है लाइफ में, आती है सबके। तो आप अगर मार्क्स कम आए ज्यादा है, कोई टेंशन नहीं है। क्या समझना है? ये समझना है कि यार जो मैंने प्रोसेस लिया था ना, वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है। आप फेल नहीं हुए हैं या आपके नंबर कम नहीं आए, जो प्रोसेस आपने यूज किया था वो प्रोसेस फेल है, यानी कि उस प्रोसेस अच्छे मार्क्स अचीव नहीं किए जा सकते। ये पता चला, सिंपल सा सेंस है, कुछ नहीं है। मौज मस्ती करो, लाइफ में एंजॉय करो, टेंशन फ्री रहो, जो मिल रहा है वो अच्छा है, जितना करना चाहते हो कर सकते हो करो। अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करो, अपने पेरेंट्स की हेल्प करो जितनी कर सकते हो, उनको ध्यान रखो, उनको टेंशन मत दो और उनसे टेंशन ना मिले। मैं ये भी कहता हूँ अगर पेरेंट्स कोई देख रहे हैं इस वीडियो को, भाई बच्चों को टेंशन देकर कुछ नहीं होता, याद रखना
60, 70, 80%, 90%, ये एक अलग चीज है। इसका कोई ऐसा लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं आता है। क्रिएटिव लोग बिना पढ़े भी बहुत बड़े काम कर जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बड़ी बड़ी डिग्री भी ले लेते हैं और उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज रवि साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप लविंग अस, गुड बाय।